क्लिनिकल पिक्चर आता है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी डायग्नोसिस एंड देन इट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लिनिकल पिक्चर में ये है कि जब हमारे पास जो है वायरस ह्यूमन के अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर क्लिनिकली क्या प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, तो इस रेबीज़ की जो है हम दूसरा नाम हमने पहले भी पढ़ा कि इसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, अब जो डिजीज़ होती है सबसे पहले तो इसका जो स्टेज होती है वो इंक्यूबेटरी स्टेज होती है, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते, और वो हमने देखा था कि बहुत ही वेरिएबल होता है। ठीक है, दूसरा जो इसका स्टेज होता है वो होता है इसका प्रोड्रोमल सिम्टम्स का। प्रोड्रोमल सिम्टम्स में ये होता है कि जब इसकी पूरी तरह डिजीज़ की फॉर्म आनी होती है ना, उससे पहले जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं नॉन स्पेसिफिक से, ठीक है, उसको हम प्रोड्रोमल साइंस कहते हैं। ठीक है, उसमें कौन से आएंगे, हेडेक होगा पेशेंट को, मेलेज होगा, मेलेज मतलब फीलिंग ऑफ अनवेल। ठीक है, उसका गला खराब हो जाएगा। ठीक है, सॉर थ्रोट होगी। ठीक है, उसको हल्का हल्का फीवर होगा, जो कि फीवर उसको जो है ना 3 से 4 दिन तक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, और पेन, और पेशेंट ये भी कंप्लेन करेगा कि उसको जहाँ पे उस रैबिड एनिमल ने काटा था ना, वहाँ पे उसको पेन होती है या टिंगलिंग सेंसेशन होती है। ठीक है, अब ये जो है ना प्रोड्रोमल सिम्टम्स, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं जो है दिस इज़ द ओनली प्रोड्रोमल सिम्टम विच इज़ कंसिडर्ड रीजनेबली स्पेसिफिक। ठीक है, मैंने देखा ना कि प्रोड्रोमल साइंस जो होते हैं ये मोस्टली नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जितने भी ऊपर हेडेक, मलेरिया, सॉर थ्रोट, स्लाइट फीवर, ये सारे नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन ये जो पेन और टिंगलिंग एट द साइड ऑफ बाइट है ना, ये इसका स्पेसिफिक है प्रोड्रोमल साइन। ठीक है, उसके बाद जब प्रोड्रोमल स्टेज गुजर जाती है तो उसके बाद हमारे पास जो स्टेज आती है ना, उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसकी मतलब सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कभी वो एक्साइट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक्साइटेशन स्टिमुलेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ CNS, सारे जो सिम्टम मतलब CNS जो है ना वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर मोटर सिस्टम, ठीक है, फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर मेंटल सिस्टम, सारे बारी बारी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और पेशेंट जो होगा ना उसको वो हाइपर जब स्टिमुलेट हो जाएगा ना, हर चीज़, मतलब आप सोचें कि किसी पेशेंट का जिसको रेबीज़ वायरस इन्फेक्ट हो गया, मतलब ये रेबीज़ हो गया, तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब जो उसके सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, सेंसेशंस उसकी ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब सेंसरी जो उसका नर्वस सिस्टम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, हर सेंस उसको ज़रूरत से ज़्यादा फील होगी। ठीक है, बात यह है। तो इसमें पेशेंट को क्या होगा कि नॉइज़ अगर वो सुन रहा है तो उसको नॉइज़ बहुत ज़्यादा लगेगा, अगर वो लाइट को देख रहा है, ठीक है, देख रहा है तो उसको लाइट बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अगर वो हमारे पास हल्की सी हवा चलेगी तो उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। ठीक है, इस तरह से तो उसको एरोफोबिया होगा। एरोफोबिया मतलब उसको हवा से डर लगेगा, फियर ऑफ एयर। ठीक है, इस तरह के उसको साइंस आएंगे, इसको हम कहते हैं पैथोग्नोमिक साइन ऑफ रेबीज़। ठीक है, ये जो एरोफोबिया होता है, क्योंकि उसकी हर चीज़, हर जो हमारे पास सेंसेस हैं वो ज़्यादा हो गई, हर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि मतलब हल्की सी आवाज़ चलेगी ना तो उसके जो फेरेंजियल और नेक मसल्स होंगे ना वो स्पैज़म में चला जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के आएंगे। उसके बाद जब हम उनके रिफ्लेक्सेस को देखेंगे तो वो भी इंक्रीज़ हुए होंगे, मसल स्पैज़म्स होंगे। इसके साथ साथ उसकी जो प्यूपिल्स होंगे वो डायलेट करेंगे। ठीक है, उसको पसीना ज़्यादा आएगा, उसकी सैलिवेशन, मतलब ये डायलेशन ऑफ प्यूपिल माइड्रेसिस हो जाएगी उसको। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो इसके अलावा उसको ये जो सारे पैरासिम्पैथेटिक अगर हायर हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसको पसीना आएगा, बहुत उसकी सारी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी बॉडी की, सेलिवेशन, लेक्राइमेशन, ये सारे। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस आएंगे। इसके अलावा मेंटल चेंजेस अगर देखें तो उसको जो है वो फियर ऑफ डेथ, एंगर, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, मतलब उसको इस तरह के साइन आना शुरू हो जाएंगे, वो डिप्रेस हो जाएगा, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, एजिटेशन होगी। ठीक है, और इसके अलावा उसको मौत से डर लगना शुरू हो जाएगा। इससे मतलब उसका सारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो उससे आपने सोच लेना उसका सिंपैथेटिक इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, उसके मेंटल इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी सेंसरी इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, सारा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं आहिस्ते आहिस्ते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसको स्वेलिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और थोड़ी सी भी हमारे पास, थोड़ा सा भी वो कुछ देखेगा, थोड़ा सा भी वो सुनेगा तो उसके जो मसल्स होंगे वो हमारे पास जो है ना स्पैज़म में जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक सिम्टम जो इसका हमने देखा है कि दूसरा नाम इसका हाइड्रोफोबिया है, फियर ऑफ वाटर, ये भी इसका पैथोग्नोमिक साइन है। ऊपर हमने एक पैथोग्नोमिक साइन इसका देखा है कि वो जो है ना हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर एरोफोबिया होता है, इसके अलावा हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, ये हमारे पास ह्यूमन्स के अंदर होता है सिर्फ। ठीक है, हाइड्रोफोबिया सिर्फ ह्यूमंस में होता है, ये बात याद रखनी है। बाकी जो साइंस हैं वो एनिमल्स में भी हो सकते हैं, लेकिन रेबीज़ इन मैन जो है ना उसका दूसरा नाम ही जो है वो हाइड्रोफोबिया है, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल्स में, सिर्फ ह्यूमंस में होता है। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस होती है वो 2 से 3 दिन की होती है। इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल था। ठीक है, और जो पीरियड ऑफ इलनेस है वो 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं, 5 से 6 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली जब ये हमारे पास हमने देखा कि इंक्यूबेटरी पीरियड था, फिर प्रोड्रोमल पीरियड था, फिर CNS के सिम्टम्स आना शुरू हो गए, अब हमारे पास जो अल्टीमेटली कन्वर्जन्स होना शुरू हो जाएंगी और बंदा जो है ना वो पैरालाइज हो जाएगा और कोमा की तरफ चला जाएगा, और कोमा के बाद आपको पता ही है बंदा डेथ ही होगी ना उसकी बेचारे। तो हमारे पास जो है ना इसमें यह है कि आपको पहले से क्लिनिकल साइन जब आ रहे हैं या प्रोफिलैक्सिस और आप ट्रीटमेंट अगर ले लेते हैं ना तो फिर आप इन जो है ना फैटल डिजीज़ से बच सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है, ये हो गए इसके जो है ना क्लिनिकल पिक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट इसकी स्टेजेस देखी हैं और अल्टीमेटली कोमा डेथ की तरफ पेशेंट चला गया। उसके बाद डायग्नोसिस आती है कि इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो हम हिस्ट्री से लेते हैं, ठीक है, कि वो बंदा हिस्ट्री देता है कि मुझे किसी रैबिड एनिमल ने काटा था, ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स से हमें पता चल जाता है, जिसमें उसको बाइट साइड पे मतलब उसकी बाइट साइड हम देखेंगे, फिर उसके जो साइंस जितने भी हमें देखे हैं ऊपर नर्वस सिस्टम्स वगैरह साइंस आ रहे हैं उसको, ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि इसको रेबीज़ हुआ है, ठीक है। और अगर हमने जल्दी डिटेक्शन करनी है तो हम एंटीजन डिटेक्शन भी कर सकते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस करके, ठीक है, स्किन बायोप्सी करते हैं इसमें हम। इसके अलावा सलाइवा से भी हम ले सकते हैं, स्किन से भी ले सकते हैं, अदर सिक्रीशन जो उसकी मतलब सिक्रीशन इसकी ज़्यादा हुई है, लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, ये सारी इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हुई है, तो हम कहीं से भी सिक्रीशन लेके उसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे, या कॉर्नियल इंप्रेशन की भी हमारे पास कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमारे पास 8 डेज से पहले नहीं आती, तो ये जो अर्ली डिटेक्शन के लिए भी हम जो है ना इसकी एंटीजन डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, एंटीजन डिटेक्शन करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना वो इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं होती, एंटीबॉडीज़ कोई 8 दिन बाद जाके आती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस ये है कि अगर हम इसकी मैनेजमेंट अच्छी कर लेना और वैक्सीन वगैरह लगा दें तो वो है। ये है कि पेशेंट को जो है ना जैसे ही किसी ने मतलब क्योंकि उसकी सारी अब देखिए इसका जो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, अब अगर उसको नर्वस उसका सारा सिस्टम बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, हर चीज़ को ज़्यादा सेंस कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको एक डार्क क्वाइट रूम में रखें जहाँ पे उसकी सेंसेस जो है वो कम से कम काम करें, ठीक है, क्वाइट रूम में, डार्क क्वाइट रूम में उसको रखें जहाँ पे स्टिमुलस कम हो, ठीक है, मतलब नॉइज़ ना हो, ब्राइट लाइट ना हो, ठीक है, और हवा जो है वो कम से कम हो, ताकि हम इनकी जो कन्वर्जन स्पास्टिक कंडीशन उसको कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा पेशेंट की जो पेन है उसको कम करें, उसकी एंजाइटी को कम करें, उसको सिडेटिव्स हिप्नोटिक्स वगैरह दे दें, ठीक है, सिडेटिव्स दे दें, उसको मॉर्फिन दे दें, ठीक है, ताकि वो जो है ना ज़रा सुकून हो जाए उसको थोड़ा सा। इसके अलावा हम जो है उसे जो वो ड्रग्स है ना मसल रिलैक्सेंट्स जो हमने पढ़े थे सीएनएस में, फार्माकोलॉजी में हमने पढ़े थे ना, फार्माकोलॉजी में जो क्यूरा रेज थे, ठीक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स वो हमने उसको दे देने हैं। इसके अलावा उसको पानी उसकी एडिक्वेट हाइड्रेशन रखनी है और उसकी डायलिसिस करनी है, ठीक है। इंटेंसिव थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सपोर्ट जो है मतलब उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स और हार्ट के मसल्स को सपोर्ट दे दो थोड़ी सी, ठीक है, उसको सांस थोड़ा बहाल हो जाए उसका। तो इस तरह की ट्रीटमेंट करनी होती है कि उसको जो है ना क्वाइट डार्क रूम में रख दो, उसको सीडेटिव्स दे के सुला दो, उसकी एंजाइटी पेन को रिलीव कर दो, उसको मसल रिलैक्सेंट्स दे दो, ठीक है, उसको रेस्पिरेटरी और कार्डियक सपोर्ट कर दो, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास ये जो वायरस है ना ये होता है सलाइवा में, वॉमिटिंग में, टीयर्स में, यूरिन में, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है उसमें ये होता है, ठीक है, तो वहाँ से ये ट्रांसमिट कर सकता है। तो नर्सिंग पर्सनल जो अटेंड कर रहे हैं रैबिड पेशेंट्स को, उनको फिर हमें जो है ना ज़रा उनको कहना चाहिए कि ज़रा आप ना मास्क वगैरह यूज़ कर ले, ग्लव्स यूज़ कर ले, गॉगल्स को यूज़ कर ले, एप्रन्स को यूज़ कर ले, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ कर लें, ठीक है। जिन पर्सनस को पहले से कोई चोट वगैरह लगी है, ब्रूजेस या ओपन वुंड्स हैं, उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, ठीक है, और उनको जो है ना कहना चाहिए ज़रा आप ना ख्याल रखें, हम किसी और को जो है ना जगह दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम जो है मतलब उसको क्या करेंगे कि जो कॉन्टेक्ट्स के पेशेंट्स होते हैं उनको हम मतलब वैक्सीन का जो चैप्टर आएगा उसमें हम यही देखेंगे कि वैक्सीन देनी होती है हमने प्रोफिलैक्सिस के लिए, ठीक है, तो वो है। तो इसमें एक्चुअली हमने जो रेबीज इन मैन है उसमें क्लिनिकल पिक्चर देखी सबसे पहले कौन कौन से जो है वो स्टेजेस होती हैं। उसके बाद हमने जो है इसका डायग्नोसिस देखा कि किस तरह से डायग्नोज करना होता है, अर्ली डिटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है, किस तरह से पेशेंट को मैनेज करना होता है। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन रेबीज़ में 3 टाइप्स में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मतलब ये कि अगर रेबिड एनिमल ने काट लिया उसके बाद जो है ना मतलब उससे ट्रांसमिशन हो गई है वायरस की, ठीक है, उसके बाद हमने जो प्रोफिलैक्सिस करनी है पोस्ट एक्सपोजर, ठीक है। और इसके अलावा क्या होती है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जिसमें ये होता है कि अभी उसने नहीं काटा, ठीक है, और हम कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर रिस्क होता है कि अभी इनके अंदर हो सकता है ऐसा, ठीक है, तो उनको हम दे देते हैं। और इसके अलावा पोस्ट एक्सपोजर उन लोगों को देते हैं जिनको पहले से वैक्सीन लग चुकी है, फिर हमने देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। इसमें यह है कि हेडिंग से हमारे पास सबसे पहले जनरल कंसिडरेशन किया है, फिर लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वुंड है, और उसके बाद इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कंसिडरेशन, जो हमने जनरली कंसिडर करना है गिविंग द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, वो क्या है। जनरल कंसिडरेशन यही है कि अगर हमें शक है, ठीक है, कि जिस एनिमल ने काटा है, ठीक है, वो जो है सस्पेक्टेड है कि ये रैबिड है हो सकता है, ठीक है, तो उसको हमने मतलब ये देनी होती है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ठीक है, एज एन मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। ये कंसिडर करते हुए बेशक उसके अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो हो सकता है वेरिएबल, ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं, हमने उसको सस्पेक्ट करना है दैट ये हो सकता है रैबिड एनिमल, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि उसको बचाना होता है ताकि वो एक न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, वायरस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, और नर्वस सिस्टम जाने से पहले हम जो है ना उसको ट्रीट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब उसको एंटीबॉडीज़ बाहर से दे देते हैं। अब आपको पता है कि जो एंटीबॉडीज़ अगर हम डायरेक्टली दें, ठीक है, तो वो हमारे पास पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है, ठीक है, और अगर हम उसको एंटीजन दें और फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें तो वो एक्टिव होती है। और आपको ये भी पता है कि जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है वो जल्दी मतलब कि जल्दी एक्ट करती है और थोड़ी देर के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जबकि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और थोड़ी देर बाद एक्टिव होती है। तो हमने उसको इमरजेंसी में ट्रीट करना है ना, तो हम ये नहीं इंतजार कर सकते कि हम उसको एंटीजन दें, फिर उसके अंदर एंटीबॉडी बने और फिर उसकी इम्यूनिटी आए, ठीक है। हमने क्या करना होता है, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन देनी होती है सिंगल डोज, ठीक है, और साथ में हमने क्या करना होता है कि उसका जो वुंड होता है उसको ट्रीट करना होता है,
ठीक है। ये बेस्ट प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है आफ्टर एक्सपोजर टू द ऑफ द मैन टू द रेबीज़, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल कंसिडरेशन के बाद है लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वूंड, ठीक है, कि हमने जो है जो वूंड साइट्स होते हैं जहाँ पे स्क्रैचेस हो सकते हैं या जहाँ पे उसने बाइट किया, यहाँ जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, उस साइट को हमने जो है ना ट्रीट करना होता है, ठीक है, ताकि वो जो है ना वहाँ से एब्जॉर्ब ना हो जाए, वायरस जो है वहाँ से एब्जॉर्ब होकर नर्व एंडिंग्स में ना चला जाए, ठीक है। तो हमने जो है ना जैसे एक्सपोजर हुए साथ इमीडिएटली ट्रीट करना होता है। और उसके लिए जो हमने मेजर्स लेने होते हैं उन्होंने इसमें बताया हुआ है ABCD, ठीक है। फर्स्ट वाला जो A है उसमें क्लींजिंग करनी होती है, मतलब जो एरिया है उसको साफ़ करना होता है। फिर B पे ये है कि हमें उसका केमिकल ट्रीटमेंट करना होता है। C ये है कि हमने उसको सूचर करना होता है। और D ये है कि हमने उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह और एंटी टेटनस मेजर देना होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्लींजिंग है। जब वहाँ पे उसने बाइट किया, ठीक है, तो हमने उस जगह को वूंड को साफ़ करना होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पानी के साथ साफ़ कर देते हैं, ठीक है। और साथ उसके साथ साबुन लगा देते हैं, सोप लगा देते हैं, 15 मिनट तक उसको वॉश करते हैं सही तरह से, ठीक है। और हम पायोडीन वगैरह लगा देते हैं वहाँ पर। अगर हमारे पास सोप नहीं है तो हम उसको सही तरह फर्स्ट एड देंगे ना, ठीक है। और अगर पंक्चर्ड वूंड्स हैं, ठीक है, कैथेटर्स जो हैं, फिर हम उसको यूज़ करते हैं ताकि वो वूंड्स जो अच्छी तरह साफ़ हो जाएँ, ठीक है। हमारा मतलब ये काम होना चाहिए कि हमने उसको वूंड को साफ़ करना है सही तरह, ठीक है, उसको साफ़ कर देना सारा सही तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना उन्होंने बताया हुआ है कि केमिकल ट्रीटमेंट हमने करना है, ठीक है, कि अब हमने उसको ऊपर से साफ़ कर दिया, ठीक है, सारे वूंड को। अब हमने क्या करना होता है कि उसको हमने केमिकली ट्रीट करना होता है, ठीक है। हमने उसकी इरिगेशन करनी होती है, वही कि हमने उसको इथेनॉल अल्कोहल दे देना होता है, ठीक है, अल्कोहल लगाना होता है, उसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन लगानी होती है या पोविडोन लगाना होता है। मतलब इस तरह से ना हमने उसकी सफाई करनी होती है, केमिकल ट्रीटमेंट वही जो आप जनरली करते हो। चोट लग गई है, आके सफाई की, पहले उसको धोया सही तरह, ठीक है, उसके ऊपर पायोडीन लगा दी, ठीक है, या उसको अल्कोहल या वगैरह वगैरह के साफ़ कर दिया, केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, सूचरिंग करनी होती है, ठीक है, ताकि वो स्प्रेड ना करे, ठीक है, ट्रॉमा जो है वो डीपर टिश्यूज़ में ना जाए, हमने सूचर कर देना होता है उसको, ठीक है। तो जो है ना मिनिमल पॉसिबल स्टिचेस अप्लाई करनी है, ठीक है, अंडर द कवर ऑफ रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन लोकली, ठीक है। मतलब ये है कि हमने जो है पहले तो ये करना होता है ना कि उसको सूचर नहीं करना होता, सॉरी इधर लिखा हुआ है कि हमने सूचर उसको नहीं करना, ठीक है। जब वायरस मतलब उसने काटा, ठीक है, तो हमने उसको उसी वक्त सूचर नहीं कर देना, क्योंकि अगर हम सूचर कर देंगे तो वायरस को तो जगह मिल जाएगी कि मैं अंदर घुसूँ और ज़्यादा, ठीक है, डीप जाऊँ। तो हमने उसको उसी वक्त सूचर नहीं करना। लेकिन अगर हमें सूचर की ज़रूरत पड़ी है कि यार इसको सूचर करना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्टिचेस कम से कम लगाएं अंडर द कवर ऑफ रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन लोकली, ठीक है। उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट देनी होती है, एंटी टेटनस जो है ना वो भी हमने यूज़ करना होता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि टेटनस के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था आफ्टर जनरल कंसिडरेशन, ठीक है। हमने लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वूंड किया, जिसमें सबसे पहले हमने उसको साफ़ किया, फिर केमिकल ट्रीटमेंट किया, फिर हमने उसके ऊपर जो है ना क्या किया कि उसको सूचर नहीं लगाया, और अगर जरूरत पड़ी है तो लगा दिया, कम से कम स्टिचेस लगाए। उसके बाद एंटीबायोटिक्स और एंटी टेटनस की मेजर्स दे दिए। उसके बाद हमने करना होता है इम्यूनाइजेशन। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक टेबल इन्होंने दिया हुआ है, टेबल नंबर 1, ठीक है, जिसमें कैटेगरीज उन्होंने बताई हुई हैं कि हमने जो है ना किस केस में हमने वैक्सीन देनी है, किस केस में हमने क्या जो है ना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देना होता है, ठीक है। कैटेगरी 1 ये होती है कि जस्ट एनिमल ने आपको टच कर दिया, ठीक है, और आपकी जो स्किन थी ना वो बिल्कुल इंटैक्ट थी, ठीक है, उसके ऊपर कोई मतलब अंदर की तरफ कोई जख्म नहीं गया, ठीक है। तो फिर आपने उसको कोई पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस नहीं देनी, ठीक है। लेकिन अगर उसने छोटे मोटे स्क्रैचेस डाल दिए, एब्रेजन्स हो गई और ब्लीडिंग नहीं हुई, ठीक है, जस्ट स्किन थोड़ी सी अनकवर हो गई, फिर आपने उसको क्या करना होता है, एक तो उसको उस वूंड को साफ़ वगैरह करना होता है, जो लोकल ट्रीटमेंट अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, और दूसरा उसको साथ में वैक्सीनेशन देनी होती है, ठीक है। और हमने जो कैटेगरी 3 ये होता है कि आपको स्क्रैचेस भी हुए, ठीक है, आपकी एब्रेजन्स भी हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन भी एक्सपोज हो गई, और जो है ना हमारे सलाइवा भी ऊपर लगा हुआ है, सारी सही तरह वूंड कंटामिनेशन हुई हुई है, बढ़ा हुआ है वूंड, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, आपने एक और चीज़ ऐड कर देनी होती है, डैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। आपने लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वूंड भी करना होता है, वैक्सीनेशन भी देनी होती है, और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन को भी ऐड कर देना होता है। तो ये कैटेगरीज़ हैं, इनके मुताबिक आपने जो है ना उसको पोस्ट एक्सपोजर देना होता है प्रोफिलैक्सिस। अब आपने जो है ना ये भी साथ साथ देखना होता है कि जो बाइटिंग मैमल था, ठीक है, उसका आपको पता होना चाहिए कि वो जो है ना रेबिड था, ठीक है, इज़ अ नाउन रेबीज़ रिजर्वायर और वेक्टर स्पीशीज़, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि ये मैमल जो है वो कौन सा था। अगर तो एनिमल आपको सिक लग रहा था या उसका नॉर्मल बिहेवियर था, फिर तो आपको लगना चाहिए कि ये रेबिड था, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि जो वूंड है आपका वो हमारे पास उसकी सलाइवा के साथ भरा हुआ था, जो एनिमल जिसने काटा आपको, ठीक है। बाइट वॉज अनप्रोवोक्ड, ठीक है, एनिमल को वैक्सीनेट नहीं किया गया था पहले। इसके अलावा ये कि एनिमल को हम ट्रेस नहीं कर सकते। इन कंडीशंस में आपका रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें आपको वैक्सीन लगानी पड़ती है, ठीक है। जब आपको लगे कि वो जो है ना, ये नहीं है कि हर एनिमल जो है वो, हर कुत्ता जो आपको काटा वो रैबिट नहीं होता, ठीक है। आपने उसको देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा था, उसका नॉर्मल बिहेवियर हुआ था जिसने आपको काटा, ठीक है। उसने जब आपको काटा तो आपकी जो वूंड है वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, एक्सटेंसिव थी, अंदर उसका सलाइवा लगा हुआ था,
ठीक है, उसको एनिमल को पहले वैक्सीनेट नहीं किया गया था क्या, ठीक है। और मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको मोस्टली लोग जो है वो वैक्सीनेट करके रखते हैं, ठीक है। तो वो बाहर वाले जो आम होते हैं उनके अंदर फिर वैक्सीनेशन नहीं होती ना, तो ये भी है हमारे पास। इसके अलावा ये है कि हम बाइटिंग एनिमल आपको काट के चला गया और आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, अब आपको पता ही नहीं है वो कैसा था, ठीक है। तो इन कंडीशंस में आपने फिर देनी होती है उसको पोस्ट प्रोफिलैक्सिस। इसके अलावा आपने एनिमल अगर आपको मिल गया तो उसको पकड़ के एग्जामिन करना होता है, उसके सलाइवा वगैरह को, अगर तो उसके अंदर वो वायरस प्रेजेंट था फिर आपने उसको पोस्ट एक्सपोजर दे, अगर तो उसके अंदर वायरस नहीं था तो आपने उसको पोस्ट लैब एग्जामिनेशन में आपको पता चल गया कि इसके अंदर वायरस नहीं है, तो फिर आपने उसको नहीं देने लग जाना वैक्सीन वगैरह को, ठीक है। आपने एनिमल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। अगर तो 10 दिन के अंदर अंदर आपके ऑब्जर्वेशन पीरियड में एनिमल बिल्कुल ठीक था, उसको कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर इसका मतलब कि उसके अंदर जो है वो वायरस नहीं था, ठीक है। मतलब आपने उसको लैब में भी एग्जामिन करना है और अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखना है 10 दिन के अंदर। सबसे पहले इन्होंने इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बताई हुई है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए, ठीक है। मतलब मसल्स के अंदर लगाना होता है ये वैक्सीन, ठीक है। अब मसल्स इसमें जो यूज़ होते हैं ना वो डेल्टॉइड मसल हो सकता है, ठीक है। यहाँ जो हमारे पास जो है थाई का मसल है ना, एंटीरोलेटरल थाई, वहाँ का मसल यूज़ हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे ये मसल्स के अंदर जो है वैक्सीन लगती है और इसकी जो डोज़ होती है वो 1 ml और 0.5 ml होती है। 1 ml और 0.5 ml की ये होती है डोज इसकी, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ये लगती है जो कैटेगरी 2 और 3 हमने देखे हैं ना, उसके अंदर ये वैक्सीन लगती है, ठीक है। और ये वैक्सीन जो है इसकी हमारे पास दो तरह की हो सकती है, या इसकी 4 डोजेज़ हो सकती हैं या 5 डोजेज़ हो सकती हैं, ठीक है। अगर तो 5 डोजेज़ वाली वैक्सीन होती है ना, ठीक है, तो उसका हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं एसएन रेजिमेंट, ठीक है। एसएन रेजिमेंट, ठीक है, एसएन से याद रखें। एसएन रेजिमेंट जो होता है उसको 5 डोजेज़ वाली कहते हैं, और जो 4 डोजेज़ वाली होती है वो ज़ैरब है, ठीक है। ज़ैनब होता है ना, तो ज़ैरब, तो जो ज़ैनब है उसको 4 डोजेज़ वाली लगती है और एसएन जो होता है उसको 5 डोजेज़ वाली लगती है, ठीक है। एसएन रेजिमेंट जो है उसमें 5 डोजेज़ वाली जो लगती है ना वो कौन कौन से डेज़ पे लगती है, 0, 3, 7, 14 एंड 28, ठीक है। 3, 7, 14, 28 0 डे पे तो लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो है 3, 7, 14 एंड 28, ठीक है। और जो 4 डोजेज़ वाली है ना उसमें ये याद रखना है कि जो है ना 3 भी नहीं है और जो है ना 14 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, बल्कि क्या है कि डायरेक्ट हमने 0, 7, 21, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ना लगाने होता है। मतलब दोनों में हमने क्या करना है कि इंट्रामस्कुलर में मसल कौन से यूज़ होने हैं, डेल्टॉइड और एंटीरोलेटरल थाई, ठीक है। डोज कितनी है, 0.5 to 1 ml, ठीक है। और हमारे पास जो है ना डोजेज़ कितनी है, 4 या 5, ठीक है। जो 4 वाली होगी वो ज़ैरब है और जो 5 वाली है उसका नाम है एसन, ठीक है। अब जो हमारे पास 5 डोजेज़ वाली है वो 0, 3, 7, 14, 28 पे लगेगी, और जो 4 डोजेज़ वाली है वो 0, 7 और हमारे पास 21 डेज़ पे लगेगी, ठीक है। उसमें दरअसल ये होता है कि जो डे 0 होता है ना, ज़ैरब रेजिमेंट में 4 डोजेज़ आप कहते होगे 0, 7, 21, तो ये तो 3 डोजेज़ हैं। जो 0 वाला डे होता है ना उसमें 2 डोजेज़ लगती हैं इकट्ठी, ठीक है, इकट्ठी 2 डोजेज़ लगा देते हैं उसमें। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ इंट्राडर्मल जो हम लगाते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। अगर इंट्राडर्मल लगानी हो ना तो ये जो है ना डर्मिस के अंदर डेल्टॉइड या थाई में लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 0.1 ml का इंजेक्शन लगेगा। उसमें कितना था, 0.5 to 1 ml का, ठीक है। और ये याद रखना ये 0.1 ml का मतलब कम है इसमें, ठीक है। मसल्स के अंदर ज़्यादा हमने डालना होता है, इसमें 0.1 ml कम जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। 2 साइड रेजिमेंट होता है और इसमें जो डेज़ होते हैं वो 4 होते हैं। इसमें एक्चुअली जो है ना 8 डोजेज़ लगती हैं, ठीक है। जो है ना 8 डोजेज़ लगनी होती हैं, मतलब कि 0, 3, 7, 28 डे पे, 0, 3, 7, 28, ठीक है। इसमें जो है ना हमारे पास 0, 3, 7, 28 होगा और हर दिन जो है वो डोजेज़ लगेंगी, तो ये टोटल जो है ना 8 हो जाएंगी डोजेज़, ठीक है। 4 विजिट्स में जो है ना 8 डोजेज़ लग जाएंगी पेशेंट को, ठीक है। तो इंट्राडर्मल है हमारे पास, ठीक है। इंट्राडर्मल हमारे पास जो है वो हमारे पास जाता है डेल्टॉइड और थाई के अंदर, ठीक है। और कितनी डोज लगती है, 0.1 ml की, ठीक है। इसके अलावा ये है कि 0, 3, 7, 28 पे लगेगी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, जो 14 डे का होता है ना उसको हमने मिस करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर में दोनों में हमने डेल्टॉइड और थाई में लगाना होता है। इंट्रामस्कुलर में जो हमने लगाना होता है डोज वो कितना होता है, 0.5 to 1, ठीक है। और जो इंट्राडर्मल होता है उसमें 0.1 ml की। इंट्रामस्कुलर में जो हमारे पास 5 डोजेज़ वाली होती है उसमें सारे 0, 3, 7, 14, 28 सबको कवर करना होता है। और ज़ैरब में हमने क्या करना होता है कि 0, 7, 21 लगाना होता है जस्ट, ठीक है। और जो हमारे पास इंट्राडर्मल है उसमें क्या करना होता है, उसमें जो है ना जो ऊपर वाली डोज है ना उसमें 0, 3, 7, 28 लगाना होता है, ठीक है। इन डेज़ पे 2 लगा के तो इस तरह से कंप्लीट करना होता है। फिर हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जो प्रीवियसली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स, इसमें मैंने बताया वैसे तो डेज 0 और 3 पे जो है ना 2 डोजेज़ लगा देते हैं, मतलब एक दिन 0 डे पे और एक दिन 3 डे पे जो है ना इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। मस्कुलर भी लगा सकते हैं, इंट्राडर्मली भी, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि 4 विजिट्स करे वो, ठीक है, 4 इंजेक्शन उसको लगे, ठीक है। लेफ्ट थाई लेफ्ट डेल्टॉइड पे, ठीक है, राइट थाई राइट डेल्टॉइड पे 4 इंजेक्शंस लग जाएं 0.1 ml के, ठीक है। उसके बाद जो इम्यूनाइजेशन है हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स की, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 5 डोजेज़ लगनी है इंट्रामस्कुलर की, साथ में उनको वूंड मैनेज करना है, ठीक है। और लोकल इन्फिल्ट्रेशन करनी है ह्यूमन जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, मतलब इनके अंदर जो है वो वैक्सीन भी लगेगी 5 डोजेज़ की, वैक्सीन वूंड मैनेजमेंट भी होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे पास होगा वो भी लगेगा। उसके बाद बताया हुआ पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं, ठीक है, ये जो है ना हमारे पास जल्दी लगाना होता है, वो जैसे हमने पढ़ा था।
कि इम्यूनोग्लोबुलिन लगानी होती है कैटेगरी 3 में मोस्टली। इसका जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो हमने जो है वो, और जो बाकी का है ना वो हमने जो है ना वैक्सीन जहाँ पे हमने लगाई है वहाँ से कहीं और लगानी होती है, ठीक है। थोड़ी सी हमने मतलब उधर लगा दी जहाँ पे बूम साइट है, उसके अलावा जो बाकी की है वो हमने इंट्रामस्कुलरली जो है ना डिस्टेंट साइड पे लगा दी, ठीक है। और जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको हम जो है ना फिर वहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए गाइडेंस क्या होती है कि जिनको भी रिस्क होता है ना कि उनको रेबीज़ वायरस का एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है, उनको हम ये लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जो लैब वर्कर्स होते हैं जो रेबीज़ वायरस के साथ जो है ना डील कर रहे होते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो एनिमल हैंडलर्स होते हैं, ठीक है, जू कीपर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं, हाई रिस्क पॉपुलेशन जितनी भी होती है, उन सबको ये प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लगाते हैं, ठीक है। उनको जो है ना हम इंट्रामस्कुलर डोज देते हैं 1 ml या 0.5 ml की, वही जो हमने पोस्ट एक्सपोजर में लगाई थी ना, ठीक है, इंट्रामस्कुलर वाली वही हमने 1 ml 0.5 ml की लेनी है, ठीक है, या हमने इंट्राडर्मल लेनी है 0.1 ml की। डर्मल जो है ना वो कम है 0.1 ml की, ठीक है। तो वो हमें लगा देनी होती है कौन कौन से डेज़ पे 0, 7, 21 और 28 डे पे।